हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीजन का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2007 जो सेकंड पेपर है। टोटल क्वेश्चंस इसमें हमारे पास 150 होंगे। 3 पार्ट्स में होगा। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ, हर एक के जो है 50-50 क्वेश्चंस होंगे इसमें हमारे पास। और जो फॉर्मेट होगा वो होगा हमारे पास MCQ बेस्ड। पहले आ गया हमारे पास सिविल लॉ 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्शन 10 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, वो प्रोवाइड करता है किसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है जो कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किए जा सकते हैं। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। थर्ड आ गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर आ गया इसमें हमारे पास ए कि जो सेक्शन 10 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, वो प्रोवाइड करता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किए जा सकते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन 2 हमारे पास, जो केसेस हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो राइट्स हैं पार्टीज के, वो गवर्न किए जाते हैं किस प्रिंसिपल के द्वारा। इक्विटी लॉ, इक्विटी एंड लॉ, या फिर नन ऑफ दीज। जो आंसर होगा वो हो गया हमारे पास इक्विटी एंड लॉ। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स हैं पार्टीज के, वो गवर्न किए जाते हैं इक्विटी एंड प्रिंसिपल के, इक्विटी एंड लॉ के प्रिंसिपल पे। थर्ड क्वेश्चन में आ गया हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का। ए ऑप्शन है वो ऑर्डर किया जाएगा जनरली, जहाँ पे डैमेजेस जो है वो एडिक्वेट रिलीफ हैं। बी आ गया मे बी ऑर्डर किया जा सकता है अगर डैमेजेस जो हैं वो एक एडिक्वेट रेमेडी हैं। सी आ गया कभी भी ऑर्डर नहीं किया जाएगा अगर डैमेजेस जो हैं वो एडिक्वेट रेमेडी हैं। डी आ गया मे बी मतलब नहीं भी किया जा सकता है ऑर्डर अगर डैमेजेस जो हैं वो एडिक्वेट रेमेडी हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो आ गया हमारे पास सी कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कभी भी ऑर्डर नहीं किया जाएगा अगर डैमेजेस जो हैं वो एक एडिक्वेट रेमेडी हैं। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का डील किया गया है किसके अंडर। ए ऑप्शन है सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। बी आ गया सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सी आ गया सेक्शन 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। डी आ गया सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है डी कि सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 5 आ गया इसमें हमारे पास कि सेक्शन 12 क्लोज 4 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो अप्लाई होगा। फर्स्ट आ गया जो पार्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो डिविजिबल होने ज़रूरी हैं। बी आ गया जो पार्ट है जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है इंडिपेंडेंट और सेपरेट जो फुटिंग पे एक दूसरे से। सी आ गया बोथ ए एंड बी। डी आ गया नीदर ए नोर बी। आंसर आ गया इसमें हमारे पास सी बोथ ए एंड बी। तो जो सेक्शन 12 क्लोज 4 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, वो अप्लाई होगा जहाँ पे जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिविजिबल है, और ये जो पार्ट है ये स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली दूसरे पार्ट से। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 6 कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल नहीं है वो इन्यूमरेट किए गए हैं किसमें। ए आ गया सेक्शन 14 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। बी आ गया सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सी आ गया सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, या फिर डी सेक्शन 15 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ए, दैट इज सेक्शन 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल नहीं है वो इन्यूमरेट किए गए हैं सेक्शन 14 जो है हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। क्वेश्चन 7 आ गया, सेक्शन 9 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, वो प्रोवाइड करता है किसके लिए। ए आ गया ग्राउंड्स जिन पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का ग्रांट किया जा सकता है। बी आ गया डिफेंसेस जहाँ पे एक पर्सन जिसके अगेंस्ट जो है रिलीफ मांगा गया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वो प्लीड करता है। फिर सी आ गया डिफेंसेस जिसमें एक पर्सन जिसके अगेंस्ट रिलीफ जो है स्पेसिफिक पर्सन का वो क्लेम किया गया है, वो प्लीड नहीं कर सकता है। डी आ गया जो ग्राउंड्स जिस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो ग्रांट नहीं किया जा सकता है। सेवंथ आ गया इसमें, सेवंथ का आंसर आ गया बी हमारे पास कि जो सेक्शन 9 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है उन डिफेंसेस को लेके
जो एक पर्सन जिसके अगेंस्ट रिलीफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम किया गया है वो प्लीड कर सकता है। 8th आ गया इसमें हमारे पास सर्कमस्टांसेस जिसके अंडर परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, वो इन्यूमरेट किए गए हैं किसके अंडर। ए आ गया सेक्शन 36 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, बी आ गया सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सी आ गया 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डी आ गया सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज सेक्शन 38 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। तो जो सर्कमस्टांसेस जिनके अंडर परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है वो आ गया हमारे पास सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, बिसाइड्स जो कोर्ट हैं स्मॉल कॉजेज के और जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं किसी और इनेक्टमेंट के अंडर, जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स की जो प्रोवाइड किए गए हैं अंडर हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 वो कितने हैं? 3, 5, 4 या 6? आंसर आ गया इसमें हमारे पास 3। तो ये बेसिकली हमारे पास जो लोकल लॉज का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 में कितने नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स हैं एक्सेप्ट स्मॉल कॉजेज और जो इस्टेब्लिश किए गए हैं किसी और इनेक्टमेंट के अंदर। तो सिविल कोर्ट्स आ गए इसमें हमारे पास 3। क्वेश्चन 10 आ गया हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 के अंदर एक अपील जो है डिक्री से या ऑर्डर से सिविल जज की वो लाई करेगी डिस्ट्रिक्ट जज को, जहां पे वैल्यू जो है ओरिजिनल सूट की जिसमें डिक्री या ऑर्डर दिया गया है वो एक्सीड नहीं करेगा। ए आ गया 10,000 रुपीज़, बी आ गया 25,000 रुपीज़, सी आ गया 50,000 रुपीज़, डी आ गया 2 लाख रुपीज़। आंसर आ गया इसमें डी हमारे पास 2 लाख रुपीज़। तो ये जो लोकल कोर्ट्स एक्ट है हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976, इसमें जो अपील है डिक्री या ऑर्डर से सिविल जज की वो लाई करेगी डिस्ट्रिक्ट जज को अगर जो वैल्यू है ओरिजिनल सूट की वो जो है एक्सीड नहीं करती है 2 लाख रुपीज़। 11th क्वेश्चन आ गया इसमें हमारे पास कि जो कोड है सिविल प्रोसीजर का 1908 वो अमेंड किया गया था सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा किस ऑब्जेक्ट के साथ। ए आ गया कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट, बी आ गया ज़्यादा पावर देना सिविल सूट्स को, सी आ गया रिड्यूस करना जो पावर्स हैं सिविल कोर्ट्स की, डी आ गया प्रोविजंस जो स्ट्रिंजेंट हैं उनको बनाना। इसमें आ गया इसमें हमारे पास एक ही कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट की डिस्पोज करने के लिए सूट को कम से कम टाइम लगे या जो डिले है उसको जो है शॉर्ट किया जाए। तो जो CPC 1908 जो अमेंड किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा उसका ऑब्जेक्ट था कि जो डिस्पोजल ऑफ सूट में जो डिले होते हैं उनको कट किया जा सके। क्वेश्चन 12 आ गया हमारे पास, इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो डिक्री नहीं है। पहला आ गया रिजेक्शन प्लेंट का, दूसरा आ गया डिसमिसल डिफॉल्ट में, सी आ गया बोथ ए एंड बी, डी आ गया नीदर ए नोर बी। आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज डिसमिसल इन डिफॉल्ट जो है वो डिक्री नहीं है। ये आपको जो है डिक्री के डेफिनेशन में मिल जाएगा। फिर आ गया क्वेश्चन 13 हमारे पास, फॉरेन कोर्ट जो है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 CPC का उसका मतलब है। ए आ गया कोर्ट जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, बी आ गया कोर्ट जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया और जो इस्टेब्लिश नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंडर। एक कोर्ट जो है जो सिचुएटेड है इंडिया में जो अप्लाई करता है फॉरेन लॉ के लिए जिसमें अप्लाई होता है फॉरेन लॉ, डी आ गया सारे के सारे। इसमें आ गया हमारे पास बी ऑप्शन की जो फॉरेन कोर्ट है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 CPC उसका मतलब है एक कोर्ट जो सिचुएटेड है इंडिया के बाहर और इस्टेब्लिश नहीं किया गया है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आ गया क्वेश्चन 14 हमारे पास कि इनमें से फॉलोइंग जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है जो 2 क्लॉज 17 जो है CPC का उसके मीनिंग के अंडर। ए आ गया अ जज, बी आ गया सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत, सी आ गया पर्सन इन सर्विस अंडर द पे ऑफ गवर्नमेंट, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया बी हमारे पास कि जो सरपंच है एक ग्राम पंचायत का वो पब्लिक ऑफिसर जो है वो नहीं होगा जो मीनिंग दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ CPC में। फिर आ गया क्वेश्चन 15 की जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का वो डिस्क्राइब किया गया है अंडर। फर्स्ट आ गया सेक्शन 3 ऑफ CPC, बी आ गया सेक्शन 4 ऑफ CPC, सी आ गया सेक्शन 5 ऑफ CPC, डी आ गया सेक्शन 6 ऑफ CPC। करेक्ट आंसर होगा इसमें डी हमारे पास कि जो सेक्शन 6 जो है CPC का वो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है कोर्ट उसके बारे में बताता है।
क्वेश्चन 16 आ गया हमारे पास कि जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का वो अप्लाई करता है। ए आ गया सिर्फ सूट्स को, बी आ गया एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को, सी आ गया आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को, डी आ गया सूट्स को एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को। आंसर हो गया इसमें हमारे पास डी कि जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का वो अप्लाई करता है सूट्स को एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को। क्वेश्चन 17 आ गया इसमें हमारे पास कि अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 और सब रूल 1 सीपीसी का एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट की जाती है जब ए आ गया जब कॉपी जो है प्लेंट की वो प्रेजेंट की जाती है कोर्ट को, बी आ गया जब प्लेंट जो है डुप्लीकेट में वो प्रेजेंट की जाती है कोर्ट को, सी आ गया प्लेंट जो है वो ट्राइप्लिकेट जो है उसकी वो प्रेजेंट की जाती है कोर्ट में, डी आ गया कोर्ट जो है वो प्लेंट को कंसिडरेशन में लेता है। आंसर आ गया बी हमारे पास कि जो प्लेंट है डुप्लीकेट में जब वो प्रेजेंट की जाती है कोर्ट को तब जो सूट है वो इंस्टीट्यूटेड माना जाता है। क्वेश्चन 18 आ गया इसमें हमारे पास ऑर्डर 8 रूल 1 जो है सीपीसी का वो मैंडेट करता है कि डिफेंडेंट जो है वो फाइल करेगा रिटर्न स्टेटमेंट अपने डिफेंस में विद इन, तो ये टाइम पीरियड के लेके जो है हमारे पास क्वेश्चन है। ए आ गया 60 डेज जब से डेट जो डेट है सर्विस ऑफ समन्स की, फिर आ गया 90 डेज जो सर्विस ऑफ समन्स की डेट है उससे, सी आ गया 30 डेज, डी आ गया 10 डेज। आंसर है इसमें हमारे पास सी कि जो 30 डेज हैं उस डेट से जब सर्विस हुई है समन्स की उस डेट से जो है रिटर्न स्टेटमेंट इस डेट से 30 डेज के अंदर अंदर जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है डिफेंडेंट को। क्वेश्चन 19 आ गया इसमें हमारे पास प्लीडिंग क्या स्टेट करना जरूरी है, फैक्ट्स, लॉ, एविडेंस या ऑल ऑफ दीज। आंसर है इसमें हमारे पास ए फैक्ट्स की जो प्लीडिंग है वो स्टेट करेंगी फैक्ट्स। क्वेश्चन 20 आ गया इसमें हमारे पास की जो कॉपी है जजमेंट की वो अवेलेबल करवाई जाएगी पार्टीज को अंडर ऑर्डर 20 रूल 1 क्लोज 2 ऑफ सीपीसी इमीडिएटली जब प्रोनाउंसमेंट हो जाती है जजमेंट की, या जजमेंट जो है जब प्रोनाउंस हो जाती है उसके इमीडिएटली बाद, या फिर 7 दिन के बाद जब प्रोनाउंसमेंट होती है जजमेंट की, या फिर 14 डेज के बाद जब प्रोनाउंसमेंट होती है जजमेंट की, या फिर 21 डेज के बाद जब प्रोनाउंसमेंट होती है जजमेंट की। इसका आंसर आ गया ए हमारे पास कि इमीडिएटली आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, उसके इमीडिएटली बाद जो है कॉपी जो है जजमेंट की वो अवेलेबल होगी पार्टीज को। क्वेश्चन 21 आ गया इनमें से फॉलोइंग में इनमें से जो फॉलोइंग में से कौन सा जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट ऑफ वो करेक्ट है। पहला आ गया सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है एक सूट में जो रिकवरी ऑफ मनी के लिए होता है। बी आ गया अमाउंट क्लेम की जाती है वो असर्टेन्ड अमाउंट होनी चाहिए। सी आ गया अमाउंट जो क्लेम की जाती है वो सेट ऑफ होनी चाहिए, लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए और बार्ड नहीं होनी चाहिए लिमिटेशन के द्वारा। डी आ गया सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। आंसर हो गया इसमें डी हमारे पास कि सेट ऑफ को लेके क्या क्या चीज़ें सही हैं कि सेट ऑफ क्लेम किया जाता है जो सूट है रिकवरी ऑफ मनी के लिए, फिर आ गया असर्टेन्ड अमाउंट होनी चाहिए, वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए और बार्ड नहीं होनी चाहिए लिमिटेशन के द्वारा। तो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है। सेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 22 आ गया इसमें हमारे पास कि जो एक्स पार्टी डिक्री है वो सेट असाइड की जा सकती है। पहला आ गया अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ सीपीसी, बी आ गया ऑर्डर 9 रूल 11 ऑफ सीपीसी, सी आ गया ऑर्डर 9 रूल 12 ऑफ सीपीसी, डी आ गया ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी। तो एक्स पार्टी के बारे में जो है हमारे पास वो बात करता है ऑर्डर 9 रूल 13 जो है सीपीसी का वो बात करता है एक्स पार्टी डिक्री के बारे में। फिर आ गया क्वेश्चन 23 प्रीसेप्ट जो है वो क्या है। ए आ गया ट्रांसफ़र है डिक्री का, बी आ गया ऑर्डर है दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट को कि वो अटैच करे कोई भी प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की। फिर आ गया सी एग्जीक्यूशन है डिक्री का, डी आ गया इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर है इसमें बी हमारे पास। तो प्रिसेप्ट क्या है, एक ऑर्डर है दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट को कि वो अटैच करे प्रॉपर्टी जो है जजमेंट डेटर की। तो ये प्रिसेप्ट की जो है अपनी एक्चुअल जो डेफिनेशन है उससे ही आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन 24 आ गया पॉपर जो है वो पॉपर अपील्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं अंडर। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ऑर्डर 52 ऑफ सीपीसी, फिर आ गया ऑर्डर 53 ऑफ सीपीसी, फिर आ गया ऑर्डर 54 ऑफ सीपीसी, डी आ गया इसमें ऑर्डर 55 ऑफ सीपीसी।
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज ऑर्डर जो 54 है सीपीसी का, वो पॉपर अपील्स के बारे में बात करता है। फिर आ गया क्वेश्चन 25, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ जो है अंडर 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो पर्सन है वो शोन है कि वो हर्ड नहीं किया गया है कितने टाइम पीरियड के लिए। ए आ गया 3 ईयर्स, बी आ गया 7 ईयर्स, सी आ गया 12 ईयर्स, डी आ गया 30 ईयर्स। आंसर आ गया इसमें हमारे पास बी, दैट इज 7 ईयर्स। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है सेक्शन 108 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, पर्सन को अगर 7 साल तक नहीं सुना जाता है तो प्रिज्यूम कर ली जाती है उसकी डेथ। क्वेश्चन 26 जो है वो बात करता है कि जो सेक्शन 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है। ए आ गया प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, बी आ गया प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, सी आ गया प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, डी आ गया प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। और इसका जो एक और जो याद रखने वाली बात है, कितने डेज होते हैं, 280 डेज होते हैं। क्वेश्चन 27 आ गया कि जो प्रिजम्पशन है डाउरी डेथ को लेके वो कंटेन किया गया है। ए आ गया 111 ए ऑफ एविडेंस एक्ट, बी आ गया सेक्शन 113 ए ऑफ एविडेंस एक्ट, सी आ गया सेक्शन 113 बी ऑफ एविडेंस एक्ट, डी आ गया सेक्शन 113 जो है एविडेंस एक्ट का। इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सी, दैट इज सेक्शन 113 बी जो है एविडेंस एक्ट का, वो प्रिजम्पशन जो है डाउरी डेथ को लेके उसकी बात करता है। सेक्शन 28 आ गया हमारे पास कि जो कम्युनिकेशन दिया गया है स्पाउस को मैरिज के दौरान अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट। ए आ गया वो प्रिविलेज रहता है जब डिसोल्यूशन हो जाती है मैरिज की डिवोर्स या डेथ के द्वारा, उसके बाद भी। बी आ गया वो जो है प्रिविलेज नहीं रहता है जब डिसोल्यूशन हो जाती है मैरिज की डिवोर्स से या डेथ से। सी आ गया वो प्रिविलेज नहीं रहता है जब डिसोल्यूशन हो जाती है मैरिज की डिवोर्स से, लेकिन प्रिविलेज रहता है डेथ के बाद। डी आ गया वो प्रिविलेज रहता है जब डिसोल्यूशन हो जाती है मैरिज की डिवोर्स के द्वारा, लेकिन डेथ के बाद नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए हमारे पास कि ये जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन रहता है अगर डिसॉल्व हो जाती है मैरिज डिवोर्स के द्वारा या फिर डेथ के द्वारा, तब भी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है स्पाउस के बीच में वो जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता अगर डिवोर्स भी हो गया है या डेथ भी हो गई है। 29 आ गया एक अकॉम्प्लिस जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। ए आ गया अंडर सेक्शन 118 ऑफ एविडेंस एक्ट, बी आ गया अंडर सेक्शन 119 ऑफ एविडेंस एक्ट, सी आ गया अंडर सेक्शन 132 ऑफ एविडेंस एक्ट, डी आ गया अंडर सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है डी हमारे पास कि सेक्शन 133 जो है एविडेंस एक्ट का, ये अकॉम्प्लिस जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, इसके बारे में बात करता है। 30 आ गया इसमें हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन जो है विटनेस का। ए आ गया वो रिलेट करना चाहिए रेलेवेंट फैक्ट्स को और कन्फाइंड होना चाहिए टू व्हाट जो विटनेस टेस्टिफाई करता है एग्जामिनेशन इन चीफ में। बी आ गया रिलेट करता है रेलेवेंट फैक्ट्स को लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कन्फाइंड हो तो जो विटनेस टू व्हाट जो विटनेस ने टेस्टिफाई किया है एग्जामिनेशन इन चीफ में। सी आ गया मे नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेट करे रेलेवेंट फैक्ट से, लेकिन रिलेट करना चाहिए जो विटनेस ने टेस्टिफाई किया है एग्जामिनेशन इन चीफ में। डी आ गया वो रिलेट ना करे रेलेवेंट फैक्ट्स को और कन्फाइंड भी नहीं हो सकता है जो विटनेसेस ने टेस्टिफाई करा है एग्जामिनेशन इन चीफ में। इसका करेक्ट आंसर है बी हमारे पास कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है किसी भी विटनेस का वो मस्ट रिलेट, मतलब वो रिलेट करना चाहिए रेलेवेंट फैक्ट्स के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कन्फाइंड होगा जो विटनेस ने टेस्टिफाई किया है एग्जामिनेशन इन चीफ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है आपकी, इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन 31 आ गया कि जो प्रोविजन रिलेट करते हैं होस्टाइल विटनेस से वो प्रोवाइड किए गए हैं। ए आ गया सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट, बी आ गया सेक्शन 155 ऑफ एविडेंस एक्ट, सी आ गया सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट, डी आ गया सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए हमारे पास कि सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो बात करता है होस्टाइल विटनेसेस की। क्वेश्चन 32 आ गया इसमें हमारे पास कौन सा सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो अमेंड किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। ए आ गया सेक्शन 90A, बी आ गया सेक्शन 32, सी आ गया सेक्शन 118, डी आ गया सेक्शन 154।
आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 154। ये जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, ये अमेंड किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। क्वेश्चन 33 आ गया एडमिशंस। ए आ गया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ जो फैक्ट्स एडमिट किए गए हैं। बी आ गया ऑपरेट करते हैं एज एस्टॉपल। सी आ गया ऑपरेट नहीं करते हैं एज वेवर ऑफ प्रूफ। डी आ गया कभी भी हेल्ड नहीं किए जा सकते कि वो सब्सटेंटिव एविडेंस हैं फैक्ट्स का जो एडमिट किए गए हैं। इसमें आ गया बी हमारे पास की जो एडमिशंस हैं वो ऑपरेट करते हैं एज एस्टॉपल्स। क्वेश्चन 34 आ गया इसमें हमारे पास कि जो कन्फेशन है अक्यूज्ड का वो इररेलेवेंट है और इनएडमिसिबल है जब दिया जाता है। ए आ गया जब वो कस्टडी में होता है लेकिन इमीडिएट प्रेजेंस होती है वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट की। बी आ गया इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन जो प्रैक्टिस किया जाता है अक्यूज्ड पे किस पर्पस के लिए, एविडेंस ऑब्टेन करने के पर्पस के लिए। सी आ गया जब वो ड्रंक होता है। डी आ गया एक मजिस्ट्रेट के सामने जब इसको बताया जाता है कि उसने जो है फुल कन्फेशन दे दिया है और उसको जो है रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें आ गया डी हमारे पास कि कन्फेशन जो है अक्यूज्ड का वो इररेलेवेंट होगा या इनएडमिसिबल होगा जब एक मजिस्ट्रेट जो है उसको बताता है कि अगर वो फुल कन्फेशन दे देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है रेलेवेंट नहीं होगा। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 35 कि एडमिसिबल होने के लिए एक डाइंग डिक्लेरेशन। ए आ गया वो दिया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने। बी आ गया दिया जाना चाहिए पुलिस ऑफिसर के सामने। सी आ गया डॉक्टर के सामने। डी आ गया दिया जाना चाहिए किसी भी पर्सन को, डॉक्टर को, मजिस्ट्रेट को, फ्रेंड को या नियर रिलेटिव को। इसमें आ गया डी हमारे पास कि वो जो है दिया जाना चाहिए एक पर्सन को, डॉक्टर को, मजिस्ट्रेट को, फ्रेंड को या फिर नियर रिलेटिव को। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है, उसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन को देना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 36 आ गया जो ओपिनियन है एक्सपर्ट्स का वो रेलेवेंट नहीं है। पहला आ गया जो इंडियन लॉ के पॉइंट पे, बी आ गया फॉरेन लॉ के पॉइंट पे, सी आ गया साइंस के मैटर्स पे, डी आ गया एक हैंड राइटिंग या फिंगर इम्प्रेशन पे। आंसर आ गया इसमें हमारे पास ए कि जो ओपिनियन है एक्सपर्ट का वो रेलेवेंट नहीं होगा जब पॉइंट होगा इंडियन लॉ का। क्वेश्चन 37 आ गया इन रिलेशन टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ए आ गया कोर्ट इंक्लूड करता है आर्बिट्रेटर्स। बी आ गया एक इंस्क्रिप्शन एक मेटल प्लेट पे वो एक डॉक्यूमेंट है। सी आ गया एक फैक्ट को बोला जाएगा कि वो प्रूव्ड नहीं है जब वो नीदर प्रूव्ड नॉट डिसअप्रूव्ड होता है। डी आ गया जब स्टेट जो है पर्सन की हेल्थ की उसका एक फैक्ट है। आंसर होगा इसमें हमारे पास ए कि कोर्ट इंक्लूड करता है आर्बिट्रेटर्स, ये जो है गलत होगा। क्वेश्चन 38 आ गया इसमें हमारे पास ए जो है एक अक्यूज्ड है जो बी के मर्डर का, उसके ट्रायल पे इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट इन इशू नहीं होंगी। पहला आ गया कि ए ने इंटेंड किया था बी की जो है डेथ कॉज करने का। बी आ गया कि ए ने रिसीव किया है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन बी से। सी आ गया कि ए ने कॉज की है बी की डेथ बी को पीट के एक क्लब के साथ। डी आ गया कि ए जो है वो had gone to fight with a club कि वो जो है gone to field होगा कि वो एक क्लब के साथ जो है फील्ड में गया था। इनमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें आ गया डी हमारे पास कि ए जो है अपने फील्ड पे जो है एक क्लब के साथ गया था, ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है या फैक्ट इन इशू नहीं है। क्वेश्चन 39 आ गया कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला आ गया कि जो टर्म्स है रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी वो को एक्सटेंसिव हैं और इंटरचेंजेबल हैं। बी आ गया कि जो एविडेंस है वो रेलेवेंट होना चाहिए एडमिसिबल होने के लिए। सी आ गया कि जो फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हैं वो एडमिसिबल नहीं होंगी, मे बी मतलब मस्ट नहीं होगा, डिस्क्रिशनरी है। रेलेवेंसी जो है वो जीनस है और एडमिसिबिलिटी जो है वो स्पीशीज़ है। तो करेक्ट आ गया ए हमारे पास। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो रेलेवेंसी और जो एडमिसिबिलिटी टर्म्स हैं वो को एक्सटेंसिव हैं और इंटरचेंजेबल हैं। फिर आ गया क्वेश्चन 40 हमारे पास कि मार्क करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए आ गया एविडेंस जो है वो हमेशा अलाउड होता है फैक्ट्स का जो नेसेसरी है इंट्रोड्यूस करने के लिए जो मेन फैक्ट है या कुछ रेलेवेंट फैक्ट है। बी आ गया एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है फैक्ट्स का जो सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं कोई भी इंटरफेरेंस जो सजेस्ट किया जाता है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के द्वारा।
सी आ गया फैक्ट्स जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इंटरफेरेंस जो है गिल्ट का, वो भी रेलेवेंट होगा। डी आ गया सर्कमस्टांसेस जो है सिचुएशन के, वो रेलेवेंट नहीं है प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी। तो इसमें जो डी स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो सर्कमस्टांसेस हैं सिचुएशन के, वो रेलेवेंट नहीं है प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी, ये हमारे पास जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन 41 आ गया कि इनमें से कौन सा जो है मेन प्रिंसिपल नहीं है जो अंडरलाई करता है लॉ ऑफ एविडेंस का। पहला आ गया कि बेस्ट एविडेंस दिया जाना चाहिए हर एक केस में। बी आ गया एविडेंस जो है वो कन्फाइंड होना चाहिए सिर्फ मैटर्स इन इशू तक। सी आ गया हियर से एविडेंस एडमिट नहीं होना चाहिए। डी आ गया हियर से एविडेंस जो है वो मस्ट बी एडमिटेड, मतलब कंपलसरी है वो एडमिट होना चाहिए। इसमें आ गया हमारे पास डी की हियर से एविडेंस मस्ट बी एडमिटेड, ये जो है मेन प्रिंसिपल नहीं है लॉ ऑफ एविडेंस का। क्वेश्चन 42 आ गया इसमें हमारे पास कि सर्टेन थिंग्स हैं जो अरेंज की जाती हैं सर्टेन ऑर्डर में सर्टेन प्लेस में। ये एक फैक्ट है, एक डॉक्यूमेंट है, एक मोटिव है या एक ओपिनियन है। इसमें आ गया हमारे पास एक कि ये जो है एक फैक्ट है, तो ये फैक्ट की जो है डेफिनेशन से भी आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन 43 आ गया इसमें हमारे पास कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेदर ए को रेविश किया गया था। फैक्ट कि बिना कोई कंप्लेन किए उसने कोई भी कंप्लेन नहीं की है, बिना कोई कंप्लेन किए उसने बोला कि उसको जो है रेविश किया गया है। ये रेलेवेंट है एज कंडक्ट, ये इररेलेवेंट है एज कंडक्ट। सी आ गया ये रेलेवेंट नहीं हो सकता है एक डाइंग डेक्लेरेशन। डी आ गया ये जो है रेलेवेंट नहीं हो सकता है एक कोरोबोरेटिव एविडेंस। इसमें आ गया बी हमारे पास कि ये रेलेवेंट नहीं है एज कंडक्ट, तो क्योंकि उसने जो है कंप्लेन ना करके कोई ऐसा स्टेप या एक्शन नहीं दिखाया, तो ये जो है रेलेवेंट नहीं होगा कंडक्ट की डेफिनेशन में। क्वेश्चन 44 आ गया इसमें हमारे पास ए जो है वो अक्यूज्ड है कि उसने मर्डर किया है बी का। जो फॉलोइंग फैक्ट्स हैं वो कंस्ट्रू किए गए हैं केस में कि 1 आवर 1 घंटा पहले मर्डर के ए जो है बी को कार में लेके गया एक सर्टेन प्लेस पे। सेकंड है कि ए अकेला वहाँ से घर वापस आया। थर्ड आगे ए के जो क्लोथ से उन पे जो है ब्लड स्टेन मिले हैं। तो जो एविडेंस जो अकाउंट में लेता है अबव मेंशन फैक्ट, उनको क्या बोलेंगे। ए आ गया सर्कमस्टांशियल एविडेंस, बी आ गया डायरेक्ट एविडेंस, सी आ गया सेकेंडरी एविडेंस, डी आ गया रियल एविडेंस। करेक्ट आंसर होगा ए हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो ये सर्कमस्टांसेस है हमारे पास, कुछ भी डायरेक्ट नहीं है, तो इनको जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोला जाएगा। क्वेश्चन 45 आ गया इसमें हमारे पास कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंडर एक सूट जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए वो फाइल की जा सकती है। ए आ गया इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बी आ गया इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सी आ गया मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए, डी आ गया ना ही मूवेबल और ना ही इमूवेबल के लिए। आंसर आ गया इसमें हमारे पास सी कि जो सूट है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए वो फाइल की जा सकती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन 46 आ गया हमारे पास कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो ग्रांट किया जा सकता है। ए आ गया इन्फोर्स करने के लिए इंडिविजुअल सिविल राइट्स, बी आ गया इन्फोर्स करने के लिए पीनल लॉज, सी आ गया बोथ सिविल राइट्स एंड पीनल लॉज, डी आ गया नीदर सिविल राइट्स नॉर पीनल लॉज। इसमें आ गया ए हमारे पास कि स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो ग्रांट किया जा सकता है इन्फोर्स करने के लिए इंडिविजुअल सिविल राइट्स। क्वेश्चन 47 आ गया इसमें हमारे पास कि एक सूट जो है पोजेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की अंडर सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 वो फाइल किया जा सकता है विद इन। ए आ गया 1 ईयर ऑफ डिस्पोजेशन, बी आ गया 6 मंथ्स ऑफ डिस्पोजेशन, सी आ गया 3 मंथ्स ऑफ डिस्पोजेशन, डी आ गया 12 ईयर्स ऑफ डिस्पोजेशन। आंसर आ गया इसमें हमारे पास बी दैट इज 6 मंथ्स जो है डिस्पोजेशन का ये टाइमलाइन होती है जो हमारे पास सूट ऑफ पोजेशन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। फिर आ गया क्वेश्चन 48 हमारे पास कि जो क्वेश्चन है टाइटल का, ए आ गया वो रेलेवेंट है जो सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का इसके अंडर। दूसरा आ गया इररेलेवेंट है सेक्शन 6 के अंडर। तीसरा आ गया वो एक प्रोविजन ही नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर। डी आ गया कुछ भी नहीं। तो इसमें आ गया बी हमारे पास कि जो क्वेश्चन है टाइटल का वो इररेलेवेंट है सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, क्योंकि यहाँ पे जो है पोजेशन के बेसिस पे जो है सूट फाइल होती है। फिर आ गया क्वेश्चन 49 हमारे पास कि सेक्शन 114 जो है एविडेंस एक्ट 1872 का वो प्रोवाइड करता है
कुछ सर्टेन प्रिजम्पशंस जो हैं फैक्ट के, बी आ गया रिबटेबल प्रिजम्पशंस जो हैं लॉ के, सी आ गया इररिबटेबल प्रिजम्पशंस जो हैं लॉ के, डी आ गया प्रिजम्पशंस जो हैं फैक्ट के और लॉ के दोनों के। इसमें आ गया ए हमारे पास की प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट। तो सेक्शन 114 में कुछ प्रिजम्पशंस दिए गए हैं, वो हमारे पास प्रिजम्पशंस हैं फैक्ट के। क्वेश्चन 50 आ गया, इसमें हमारे पास की जो सूट है अंडर सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 वो कॉम्पिटेंट नहीं होगी। ए आ गया अगेंस्ट अ पर्सन जो ओनर है आर्टिकल का जो क्लेम किया गया है। बी आ गया अगेंस्ट अ पर्सन जो पोजेशन या कंट्रोल में है आर्टिकल की। सी आ गया इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल जिसके लिए कॉम्पनसेशन इन मनी जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। डी आ गया इन केस जहाँ पे असर्टेनमेंट जो है डैमेजेस का वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। इसमें आ गया ए हमारे पास कि जो सेक्शन 8 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा उस पर्सन के अगेंस्ट जो ऑनर है हमारे पास जो आर्टिकल का जो क्लेम किया गया है। फिर आ गया हमारे पास सिविल लॉ पेपर 2। इसमें आ गया क्वेश्चन 1 हमारे पास, दैट इज जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का वो अप्लाई होता है। ए आ गया बुद्धिस्ट, अब कोई बुद्धिस्ट है बाय रिलीजन। बी आ गया एक जू बाय रिलीजन। तीसरा आ गया क्रिश्चियन जिसने कन्वर्ट किया है हिंदू रिलीजन में। या फिर डी आ गया बोथ ए एंड सी। इसका आंसर होगा हमारे पास बोथ ए एंड सी। तो हिंदू कौन होगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर? एक बुद्धिस्ट है जो रिलीजन का और एक कन्वर्जन से जो हिंदू बना है, तो वो चाहे पहले वो क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आ गया क्वेश्चन 2 हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? ए आ गया एक अडॉप्टेड चाइल्ड वो डीम्ड माना जाएगा कि वो चाइल्ड है उसके पेरेंट्स का, किस पर्पस के लिए? उस पर्पस के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम जो डेट ऑफ अडॉप्शन है, डेट ऑफ अडॉप्शन की डेट से वो इफेक्ट में होगा। बी आ गया अडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसको डाइवेस्ट नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी जो वेस्ट की गई है उसमें प्रॉपर अडॉप्शन से पहले। सी आ गया अडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसको डाइवेस्ट नहीं किया जाएगा किसी भी पर्सन की एस्टेट से जो वेस्ट की गई है उसमें बिफोर द अडॉप्शन। अच्छा, तो अडॉप्टेड चाइल्ड डाइवेस्ट नहीं करेगा किसी भी पर्सन को उसकी एस्टेट से जो वेस्ट हुई है उसमें अडॉप्शन से पहले। डी आ गया जहाँ पे एक बैचलर अडॉप्ट करता है एक चाइल्ड को, कोई भी वाइफ जिसको वो सब्सिक्वेंटली मैरी करता है वो डीम्ड मानी जाएगी कि वो अडॉप्टिव मदर होगी अडॉप्टेड चाइल्ड की। तो इसमें आ गया डी हमारे पास, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जहाँ पे एक बैचलर अडॉप्ट करता है एक चाइल्ड को, उसकी वाइफ जिसको वो बाद में शादी करके लेके आता है वो उसकी अडॉप्टिव मदर नहीं, वो जो है उसकी स्टेप मदर होगी। तो यहाँ पे जो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। फिर आ गया क्वेश्चन 3 हमारे पास कि जो प्रोविजन है मेंटेनेंस का इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का एक हिंदू का वो कंटेन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। बी आ गया सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सी आ गया सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। डी आ गया सेक्शन 21 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें आ गया सी हमारे पास कि सेक्शन 20 जो है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का वो बात करता है मेंटेनेंस इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की। क्वेश्चन 4 आ गया, जो मदर है एक हिंदू चाइल्ड की जो डिक्लेयर की गई है एपिक्स कोर्ट के द्वारा कि वो नेचुरल गार्डियन होगी ड्यूरिंग लाइफ टाइम उसके फादर की, वो कौन से केस में हुआ है? तो ये चीज़ जो है हमारे पास गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लो है। इसमें ये हेल्ड किया गया है कि जो मदर है एक हिंदू चाइल्ड की वो नेचुरल गार्डियन होगी इवन इफ जो फादर है वो अलाइव है। क्वेश्चन 5 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा सेक्शन जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक फीमेल हिंदू को डिक्लेयर किया गया है कि वो फुल और एब्सोल्यूट ओनर होगी प्रॉपर्टी की जो पोजेस की गई है उसके द्वारा। ए आ गया सेक्शन 6, बी आ गया सेक्शन 9, सी आ गया सेक्शन 13, डी आ गया सेक्शन 14। इसका आंसर होगा हमारे पास सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 जो है वो हिंदू जो फीमेल हिंदू है उसको डिक्लेयर करती है कि वो फुल और एब्सोल्यूट ओनर होगी अपनी प्रॉपर्टी की। फिर आ गया क्वेश्चन 6 हमारे पास, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का वो मेंशन करता है। ए आ गया 2 टाइप्स ऑफ हेयर हिंदू मेल के। फिर आ गया 3 टाइप्स ऑफ हेयर हिंदू मेल के। सी आ गया 4 टाइप्स ऑफ हेयर हिंदू मेल के। डी आ गया 5 टाइप्स ऑफ हेयर ऑफ अ हिंदू मेल। आंसर आ गया इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हेयर हिंदू मेल के। तो 2 टाइप्स के हेयर होते हैं हिंदू मेल के जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो मेंशन करता है।
फिर आ गया क्वेश्चन 7 हमारे पास की जो एक्सप्रेशन है अपॉइंटेड डे, किस पर्पस के लिए हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1976 वो क्या है। इसमें आ गया 17 नवंबर 1971, बी आ गया 18 अगस्त 1987, सी आ गया 20 अक्टूबर 1987, डी आ गया इसमें हमारे पास नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी कि जो 18 अगस्त है 1987 वो अपॉइंटेड डे जो है वो माना जाता है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल 1987 के अकॉर्डिंग। फिर आ गया क्वेश्चन 8 हमारे पास की जो टर्म है बिल्डिंग अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 वो इंक्लूड नहीं करता है। क्या इंक्लूड नहीं करता है? एक होटल, गोडाउन, आउट हाउस या फिर आ गया लैंड हमारे पास। इसमें आ गया ए, तो एक होटल जो है वो इंक्लूड, जो टर्म है बिल्डिंग की वो हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर में वो जो एक होटल जो है वो इंक्लूडेड नहीं है बिल्डिंग टर्म में। फिर आ गया क्वेश्चन 9 हमारे पास कि फेयर रेंट जो है एक बिल्डिंग का या रेंटेड लैंड का अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 वो डिटरमाइन किया जाएगा रेंट कंट्रोलर के द्वारा। ए आ गया बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो रेंट प्रिवेल करता है लोकेलिटी में सिमिलर बिल्डिंग के लिए या रेंटेड लैंड के लिए उस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। दूसरा आ गया कंसिडरेशन में लेंगे जो रेंट अग्री अपॉन किया गया है पार्टी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। सी आ गया कंसिडरेशन में लेंगे कॉम्प्रोमाइज जो अराइव किया गया है पार्टीज जो है प्रोसीडिंग्स की उनके द्वारा। डी आ गया ईदर ए, बी या सी जो विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर डेट लाइन, तो तीनों में से कोई भी। आंसर आ गया इसमें हमारे पास तीनों में से कोई भी, तो तीनों में से कोई भी वे जो है वो यूज़ किया जा सकता है फेयर रेंट को डिटरमाइन करने का, ये जो लोकल एक्ट है उसके अंडर। क्वेश्चन 10 आ गया इसमें प्रोविजंस जो हैं एविक्शन ऑफ टेनेंट्स को लेके अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 वो डिस्क्राइब किया गया है। ए आ गया सेक्शन 12 में, बी आ गया सेक्शन 13 में, सी आ गया सेक्शन 14 में, डी आ गया सेक्शन 18 में। इसमें आ गया हमारे पास सी सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 जो है लोकल एक्ट का वो बात करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट्स को लेके। क्वेश्चन 11 आ गया एक प्रपोजल जो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लोज ए जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो क्या है। पहला ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, बी आ गया सजेशन है एक पर्सन का दूसरे पर्सन को, सी आ गया विलिंगनेस है कुछ करने की, डी आ गया विलिंगनेस है कुछ करने की या रोकने की किसी भी एक्ट को होने से ऑब्टेन करने के लिए जो असेंट है दूसरे पर्सन का। इसमें आ गया हमारे पास डी ऑप्शन। तो जो अगर आप सेक्शन 2 क्लोज ए की जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें प्रपोजल डिफाइंड है, तो उसमें जो है ये लाइन लिखी हुई है कि विलिंगनेस कुछ करने की या किसी एक्ट को होने से रोकने की ऑब्टेन करने के लिए असेंट जो है दूसरे पर्सन का, वो हमारे पास प्रपोजल होगा। क्वेश्चन 12 आ गया इसमें हमारे पास कि एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा एक पार्टी के इंस्टेंस पे और ना कि दूसरी पार्टी को, उसको क्या बोलेंगे। इसमें आ गया वैलिड अग्रीमेंट, फिर आ गया वॉइड अग्रीमेंट, सी आ गया एक वॉइडेबल अग्रीमेंट, डी आ गया इलीगल अग्रीमेंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है वॉइडेबल अग्रीमेंट की, जो एक पार्टी के इंस्टेंस पे जो है इन्फोर्सिएबल है, दूसरी पार्टी के इंस्टेंस पे नहीं है। क्वेश्चन 13 आ गया इसमें हमारे पास कि जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट होता है अगेंस्ट द प्रपोजर। फर्स्ट ऑप्शन है जब वो आता है नॉलेज में प्रपोजर की, बी आ गया जब उसको पुट किया जाता है ट्रांसमिशन के कोर्स में उसको, ताकि वो आउट ऑफ द पावर होता है एक्सेप्टर की, सी आ गया जब वो रीच करता है प्रपोजर को, डी आ गया जब लेटर जो है एक्सेप्टेंस का वो हैंडओवर किया जाता है एक्सेप्टर के द्वारा उसके एजेंट को पोस्ट करने के लिए। पोजिंग नहीं होगा, यहाँ पे पोस्टिंग होगा। इसमें आ गया हमारे पास भी, तो जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो कब कंप्लीट होता है प्रपोजर के अगेंस्ट, जब वो पुट किया जाता है ट्रांसमिशन के कोर्स में, ताकि वो जो एक्सेप्टर है उसकी पावर से बाहर हो जाता है। फिर आ गया इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन 14 कि जब कंसेंट जो है पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का वो कॉज किया जाता है कोर्जन के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। इसमें आ गया वॉइडेबल ऑप्शन पे किस पार्टी की जिसका कंसेंट जो है उसको कोर्स किया गया है, बी आ गया वॉइडेबल होगा ऑप्शन ऑफ ईदर पार्टी, सी आ गया वॉइड, डी आ गया इलीगल। इसमें आ गया करेक्ट आंसर हमारे पास ए
कि जिस पार्टी का जो कंसेंट है वो इन्फ्लुएंस किया गया है उसके जो है ओपिनियन पे जो है वॉइडेबल होगा। फिर आगे इसमें हमारे पास सेक्शन 15, दैट इज कौन सा सेक्शन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वो डील करता है एग्रीमेंट्स जो इन रिस्ट्रेंट होंगे लीगल प्रोसीडिंग्स की। ए आ गया सेक्शन 27, बी आ गया 28, सी आ गया सेक्शन 23, डी आ गया सेक्शन 29। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 28। क्वेश्चन 13 में आ गया इसमें हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वो अमाउंट नहीं करती है फ्रॉड को। पहला आ गया एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। फिर आ गया एक प्रॉमिस जो दिया गया है बिना किसी इंटेंशन के उसको परफॉर्म करने का। सी आ गया सजेशन किसी भी फैक्ट को लेके जो ट्रू नहीं है एक पर्सन के द्वारा जो बिलीव नहीं करता है कि वो ट्रू है। डी आ गया रिप्रेजेंटेशन जो दी गई है बिना जाने कि वो फॉल्स है, ऑनेस्टली बिलीव करने में कि वो ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, कि जब एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है बिना जाने कि वो फॉल्स है, ऑनेस्टली बिलीव करना कि वो ट्रू है, तो ये जो है हमारे पास मिस्टेक होती है। और ये जो है मिस्टेक नहीं होती है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन होती है और ये जो है हमारे पास फ्रॉड नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 17 हमारे पास कि अगर टाइम जो है परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट का वो असेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो प्रॉमिसर फेल हो जाता है परफॉर्म करने में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड टाइम में, ए आ गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बी आ गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, सी आ गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है प्रॉमिसी के ऑप्शन पे, डी आ गया कॉन्ट्रैक्ट जो है अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है प्रॉमिसी के ओपिनियन पे ऑप्शन पे अगर जो टाइम जो है परफॉर्मेंस का वो असेंस है और जो प्रॉमिसर है वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने में स्पेसिफाइड टाइम पे, तो यहाँ पे जो है वॉइडेबल होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि फॉर इंस्टेंस 15 मार्च को जो है किसी की शादी है और जो डिलीवरी होनी थी वो 14 मार्च तक होनी थी या एट मोस्ट 15 मार्च तक होनी थी, ये जो स्पेसिफाइड टाइम बोला गया था। लेकिन अगर वो 15 तक डिलीवर नहीं होती है और वो 17 को डिलीवर होती है, तो यहाँ पे जो है वॉइडेबल हो जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिसकी शादी थी या जिसने जो है कंसिडरेशन पे किया था। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 18 की जो नोवेशन है कॉन्ट्रैक्ट का उसका क्या मतलब है। ए आ गया रिन्यूअल जो है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का, बी आ गया ऑल्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट का, सी आ गया सब्सटीट्यूशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट का इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आ गया कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही आंसर होगा हमारे पास सी, नोवेशन का मतलब है सब्सटीट्यूट करना एक नए कॉन्ट्रैक्ट को जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह। फिर आ गया क्वेश्चन 19 हमारे पास कि जो क्लेम है नेसेसरीज ऑफ लाइफ के लिए जो सप्लाई किया जाता है माइनर को, सेक्शन 68 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसके अंडर पहला आ गया वो इन्फोर्स किया जा सकता है गार्डियन के अगेंस्ट अगर कोई गार्डियन है माइनर का। फिर आगे इन्फोर्स किया जा सकता है माइनर की प्रॉपर्टी या एस्टेट के अगेंस्ट ड्यूरिंग माइनॉरिटी। फिर आगे इन्फोर्स किया जा सकता है माइनर के अगेंस्ट पर्सनली जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा। डी आगे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है हमारे पास बी, कि जो नेसेसरीज की जो सप्लाई होती है माइनर को वो इन्फोर्स किया जा सकता है उसका क्लेम माइनर की प्रॉपर्टी या एस्टेट के अगेंस्ट उसकी माइनॉरिटी के दौरान भी। क्वेश्चन 20 आ गया इसमें हमारे पास कि जो प्रोविजन है प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट अनरीचमेंट का एक पर्सन का वो कंटेन किया गया है। फर्स्ट आ गया सेक्शन 69 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बी आ गया सेक्शन 70, सी आ गया सेक्शन 71, डी आ गया सेक्शन 72। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये प्रोवाइड करता है प्रिवेंट करने के लिए अनजस्ट एनरिचमेंट को। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 21 की जो लॉ है जो रिलेट करता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस से वो कंटेन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बी आ गया सेक्शन 38, सी आ गया सेक्शन 36, डी आ गया सेक्शन 35। करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास सेक्शन 37 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो प्रोवाइड करता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। क्वेश्चन 22 आ गया इसमें हमारे पास कि जो प्रिजम्पशन है अनड्यू इन्फ्लुएंस का वो रेज किया जा सकता है किन केसेस में। ए आ गया कॉन्ट्रैक्ट जो पर्दानशी लेडी के साथ है, बी आ गया कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ, सी आ गया रिलेशनशिप जो है पार्टीज का,
बीइंग सच की एक पार्टी पोजीशन में है डोमिनेट करने की जो विल है दूसरी पार्टी की। डी आ गया अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज जो रिलेशनशिप है पार्टीज का, जहाँ पे एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो डोमिनेट कर सकती है विल जो है दूसरी पार्टी की, यहाँ पे प्रिजम्पशन होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का। फिर आ गया क्वेश्चन 23 हमारे पास कि क्या करेक्ट है लॉ ऑफ लिमिटेशन को लेके। ए आ गया लिमिटेशन बार करता है जुडिशियल रेमेडी। बी आ गया लिमिटेशन जो है एक्सटिंग्विश करता है राइट को। सी आ गया लिमिटेशन बार करता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी को। डी आ गया लिमिटेशन जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। आंसर है ए हमारे पास कि लिमिटेशन जो है वो बार करता है जुडिशियल रेमेडी को, ये जो है करेक्ट है लॉ ऑफ लिमिटेशन को लेके। फिर आ गया क्वेश्चन 24 की लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो अप्लाई करता है। ए आ गया जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट के सामने। बी आ गया प्रोसीडिंग्स जो हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने। सी आ गया प्रोसीडिंग्स जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को लेके। डी आ गया नन ऑफ दीज। इसमें आ गया हमारे पास एक ही लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 का वो अप्लाई होता है प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट के सामने है। फिर आ गया क्वेश्चन 25 डिले जो है फाइल करने में सूट को। पहला आ गया कंडोन नहीं किया जा सकता है। बी आ गया कंडोन किया जा सकता है सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का उसके अंडर। सी आ गया कंडोन किया जा सकता है ऑर्डर 7 जो है रूल 6 का जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का। डी आ गया कंडोन किया जा सकता है सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास कि जो डिले है फाइल करने में सूट को वो कंडोन किया जा सकता है ऑर्डर 7 जो है रूल 6 का ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें आ गया क्वेश्चन 26 हमारे पास कि जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 के वो हैं। ए आ गया मैंडेटरी, बी आ गया डायरेक्टरी, सी आ गया डिस्क्रिशनरी, डी आ गया ऑप्शनल। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास मैंडेटरी। तो जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 3 के लिमिटेशन एक्ट के वो जो है मैंडेटरी हैं हमारे पास। क्वेश्चन 27 आ गया सेक्शन 6 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो अवेल किया जा सकता है। फर्स्ट आ गया प्लेंटिफ के द्वारा, बी आ गया हमारे पास डिफेंडेंट के द्वारा, सी आ गया बोथ ए एंड बी, डी आ गया इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए हमारे पास कि जो प्लेंटिफ हैं वो अवेल कर सकते हैं सेक्शन 6 जो है लिमिटेशन एक्ट का जो रेमेडी अवेलेबल है। इसमें आ गया सेक्शन जो क्वेश्चन 28 की जो फ्रॉड कॉन्टेम्पलेट किया जाता है सेक्शन 17 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो होता है प्लेंटिफ का। बी आ गया डिफेंडेंट, सी आ गया थर्ड पार्टी, डी हो गया हमारे पास ए एंड सी। इसका आंसर है हमारे पास बी डिफेंडेंट की जो फ्रॉड है सेक्शन 17 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो जो है डिफेंडेंट का फ्रॉड होता है। क्वेश्चन 29 में आ गया पीरियड जिसके दौरान जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टैंड करती हैं स्टेड एक इंजंक्शन या ऑर्डर के द्वारा वो एक्सक्लूड किया जाता है। फर्स्ट आ गया अंडर सेक्शन 14 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 के द्वारा के अंडर। फिर आ गया सेक्शन 15 के अंडर, फिर सी आ गया सेक्शन 16 के अंदर, डी आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 13 के अंडर। इसमें आ गया बी हमारे पास कि सेक्शन 15 जो है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट का उसके अंडर जो पीरियड है जिसके दौरान जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टे की जाती हैं इंजंक्शन या ऑर्डर के द्वारा उनको जो है एक्सक्लूड किया जाता है। फिर आगे इसमें हमारे पास क्वेश्चन 30 की जो सेक्शन 25 है लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो ईजमेंट राइट्स हैं प्रॉपर्टी के ऊपर जो बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट को वो एक्वायर किए जा सकते हैं कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड यूज़र के द्वारा कितने साल अगर वो अनइंटरप्टेड या फिर कॉन्टिन्यूसली पोजेस करता है प्रॉपर्टी को। पहला आ गया 12 ईयर्स, दूसरा आ गया 20 ईयर्स, तीसरा आ गया 30 ईयर्स, फोर्थ आ गया इसमें 60 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास 30 ईयर्स। तो गवर्नमेंट के केस में जो है हमारे पास ईजमेंट्स राइट्स होते हैं 30 ईयर्स तक जब तक कॉन्टिन्यूस और अनइंटरप्टेड यूज़ होता है। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 31 की एक सूट जो है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो बेस्ड है टाइटल पे वो फाइल किया जा सकता है विद इन। ए आ गया 6 मंथ्स, बी आ गया 1 ईयर, सी आ गया 3 ईयर्स, फोर्थ आ गया हमारे पास 12 ईयर्स। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 12 ईयर्स। तो जो सूट जो है पोजेशन की इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल के बेसिस पे वो फाइल की जा सकती है 12 साल में। क्वेश्चन 32 आ गया हमारे पास कि एक्नॉलेजमेंट जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बी आ गया वो राइज करती वो देती है एक इंडिपेंडेंट और इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट को।
फिर आ गया सी नीदर ए और नोर बी। फिर आ गया डी हमारे पास बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी। एक्नॉलेजमेंट जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है एक्सीड होने के बाद वो गिव राइज करती है, मतलब वो देती है इंडिपेंडेंट और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को एक फॉर्म दे देती है। फिर आ गया क्वेश्चन 33 हमारे पास कि सेक्शन 19 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो पार्ट पेमेंट है वो एक्सटेंड करती है जो पीरियड है लिमिटेशन का। ए आ गया फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, जो इनिशियल पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वहाँ से। फिर आ गया जो डेट है वेटिंग जो एविडेंसिंग पेमेंट है उस डेट से। सी आ गया जो एक्सटेंडेड पीरियड है लिमिटेशन का उस डेट से। डी आ गया जो पेमेंट की डेट है वहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी कि जो पेमेंट की डेट है उस डेट से जो है पार्ट परफॉर्मेंस जो पार्ट पेमेंट है वो एक्सटेंड कर देती है पीरियड ऑफ लिमिटेशन को। क्वेश्चन 34 आ गया कि जो पीरियड है लिमिटेशन का एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए वो है 3 ईयर्स। बी आ गया 12 ईयर्स। सी आ गया 30 ईयर्स। डी आ गया 60 ईयर्स। करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज 12 ईयर्स। तो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो है 12 ईयर्स। क्वेश्चन 35 आ गया इसमें हमारे पास कि जो पीरियड है लिमिटेशन का रिव्यू करने के लिए एक जजमेंट को वो है हमारे पास। ए आ गया 60 डेज। बी आ गया 90 डेज। सी आ गया 30 डेज। डी आ गया 180 डेज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज 30 डेज। तो रिव्यू करने के लिए एक जजमेंट को जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 30 डेज हमारे पास। क्वेश्चन 36 आ गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। ए आ गया परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट की। बी आ गया फ्रस्ट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट की। सी आ गया बोथ ए एंड बी। डी आ गया नीदर ए नोर बी। इसमें आ गया सी हमारे पास कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की उससे। बी आ गया जो फ्रस्ट्रेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 37 कि जो एक जॉइंट प्रॉमिस के केस में जनरली जो परफॉर्मेंस है वो की जानी चाहिए बाय। ए आ गया हमारे पास सारे के सारे प्रॉमिसास के द्वारा जॉइंटली। बी आ गया उनमें से किसी एक के द्वारा इंडिविजुअली। सी आ गया इंडिविजुअल प्रॉमिसार जो है प्रॉमिसी की कंसेंट से। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है सारे के सारे प्रॉमिसार्स को जॉइंटली। तो एक जॉइंट प्रॉमिस जो है वो जनरली परफॉर्म किया जाएगा सारे के सारे प्रॉमिसार्स के द्वारा जॉइंटली। क्वेश्चन 38 है हमारे पास कि सेक्शन 74 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वो अप्लाई करता है। ए है हमारे पास उन केसेस में जहाँ पे अमाउंट जो है वो रिसीव की जाती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो सॉर्ट की जाएगी कि वो फॉरफिट की गई है। दूसरा आ गया उन केसेस में जहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी सीक करती है रिकवर करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। सी आ गया उन केसेस में जहाँ पे कॉन्सिक्वेंस जो है ब्रीच का कोई लीगल इंजरी जो है वो रिजल्ट नहीं हुई है, या फिर बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज उन केसेस में जहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी सीक करती है कि वो रिकवर करेगी एक फिक्स्ड अमाउंट जब ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 39। इसमें आ गया कि जो नेचर है वेजरिंग अग्रीमेंट्स का वो एक्सप्लेन किया गया है। ए है हमारे पास मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में। बी आ गया डेरी वर्सेस पीक। सी आ गया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन। डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 40 है हमारे पास कि सेक्शन 3 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का उसके अंडर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड करती है। ए आ गया स्टैंडिंग टिम्बर। बी आ गया ग्रोइंग क्रॉप। सी आ गया ग्रास। डी आ गया इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज। ये सारे जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में होते हैं। क्वेश्चन 41 आ गया कि जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी एक्ट का 1882 उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है इन केस एक ट्रांसफर होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ से। बी आ गया ट्रांसफर होता है लिविंग पर्सन्स के बीच में। फिर आ गया ट्रांसफर होता है लिविंग पर्सन और एक कंपनी के बीच में। डी आ गया ट्रांसफर होता है नियर रिलेटिव्स के बीच में।
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज ट्रांसफ़र जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इसमें जो है जब लॉ के ऑपरेशन से कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पे टीपीए का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 में आ गया जो रूल है अगेंस्ट परपेचुइटी वो डिस्क्राइब की गई है। ए आ गया सेक्शन 13 जो है टीपीए का, बी आ गया सेक्शन 14, सी आ गया सेक्शन 21, डी आ गया सेक्शन 22। करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास सेक्शन जो 14 है टीपीए का वो जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है उसको डिस्क्राइब करता है। 43 आ गया इसमें हमारे पास कि जो ट्रांसफ़र है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो दिया गया है बिना कंसिडरेशन के एक इंटेंट के साथ कि डिफ्रॉड किया जाएगा एक सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को, वो जो है वॉइड होगा अंडर सेक्शन 53 ऑफ टीपीए। बी आ गया इलीगल होगा सेक्शन 3 जो है टीपीए। सी आ गया वॉइडेबल होगा ओपिनियन पे सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी की, या फिर डी आ गया इनफोर्सिएबल होगा। इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज वॉइड होगा अंडर सेक्शन 53 ऑफ टीपीए। तो कोई भी ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो बिना कंसिडरेशन के किया गया है एक इंटेंट के साथ कि डिफ्रॉड करेंगे एक सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को, वो वॉइड होगा अंडर सेक्शन 53 ऑफ टीपीए। क्वेश्चन 44 आ गया इसमें हमारे पास कि जो ट्रांसफ़र है टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑफ वैल्यू ₹100 वो दिया जा सकता है। इसमें आ गया सिर्फ एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को, बी आ गया एक अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, सी आ गया जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है उसके द्वारा, डी आ गया प्लेस करके बायर को इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी में। इसमें आ गया हमारे पास ए ऑप्शन, दैट इज ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो जो ट्रांसफ़र है टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू जो है ₹100 है वो की जा सकती है सिर्फ एक रजिस्टर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा। क्वेश्चन 45 आ गया इसमें हमारे पास कि यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज होती है उसमें जो मॉर्टगेजी है ए ऑप्शन है वो डिलीवर करता है जो पोजेशन है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का, लेकिन ऑथराइज्ड नहीं है एप्रोप्रिएट करने के लिए जो रेंट्स हैं या प्रॉफिट्स हैं जो अक्रू करते हैं उस प्रॉपर्टी से। बी आ गया ऑथराइज्ड है एप्रोप्रिएट करने के लिए जो रेंट्स हैं या प्रॉफिट्स है जो अक्रू कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, लेकिन डिलीवर नहीं कर सकता है जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का। सी आ गया डिलीवर करता है जो पोजेशन है और ऑथराइज्ड है एप्रोप्रिएट करने के लिए जो रेंट्स और प्रॉफिट्स हैं जो अक्रू करते हैं प्रॉपर्टी से। डी आ गया वो डिलीवर नहीं करता है जो पोजेशन है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का, लेकिन उसके पास राइट है सेल करने का उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए जो मनी जो उसने एडवांस की है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी हमारे पास कि यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज में जो मॉर्टगेजी है वो डिलीवर कर सकता है पोजेशन और ऑथराइज्ड भी है कि वो अप्रोप्रिएट करेगा जो रेंट्स और प्रॉफिट्स हैं जो अक्रू करते हैं प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन 46 आ गया इसमें हमारे पास कि जो रूल है जो रिलेट करता है मार्शलिंग सिक्योरिटीज से वो डिस्क्राइब किया गया है जो ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का अंडर। ए आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 80, बी आ गया सेक्शन 81, सी आ गया सेक्शन 92, डी आ गया नन ऑफ दीज। इसमें आ गया करेक्ट आंसर हमारे पास सेक्शन 81 की जो सेक्शन 81 है वो जो है रूल रिलेट करता है मार्शलिंग सिक्योरिटीज से वो डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कीवर्ड है मार्शलिंग सिक्योरिटीज और सेक्शन 81 जो है वो डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन 47 आ गया, ए जो है वो लेट करता है अपना हाउस बी को 5 ईयर्स के लिए, बी अंडर लेट कर देता है हाउस सी को मंथली रेंट जो है ₹100 का। 5 ईयर्स एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन सी जो है वो कंटिन्यू करता है पोजेशन में हाउस के और पे करता है रेंट ए को। इसमें क्या राइट्स हैं सी के, तो सी के जो है इसमें क्या राइट्स हैं। इसमें आ गया ए हमारे पास कि सी की जो लीज है उसको बोला जाएगा कि वो रिन्यू की जाती है मंथ टू मंथ। बी आ गया सी की जो लीज है वो टर्मिनेट करती है जब एक्सपायर हो जाता है लीज पीरियड जो है 5 ईयर्स का। सी आ गया सी की लीज जो है वो इलीगल होगी। डी आ गया नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए हमारे पास कि सी की जो लीज है उसको बोला जाएगा कि वो रिन्यू होती है मंथ टू मंथ। तो यहाँ पे जो है जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे हमें जो है सी का बताना है क्या होगा। तो इसकी जो लीज है वो रिन्यू होती है मंथ टू मंथ। क्वेश्चन 48 आ गया इसमें हमारे पास इनमें से कौन सी जो फॉलोइंग कंडीशंस है वो एग्जम्प्ट की जाती है अगर कस्टम जो गवर्न करता है हर एक पार्टी जो है हिंदू मैरिज की उसको अगर वो परमिट करता है। ए आ गया नीदर पार्टी जिसका स्पाउस लिविंग है एट द टाइम ऑफ मैरिज।
बी आ गया नीदर पार्टी जो इनकेपेबल है वैलिड कंसेंट देने में मैरिज को। सी आ गया ब्राइड ग्रूम जो है अगर उसने कंप्लीट किया है 21 ईयर्स ऑफ एज। डी आ गया पार्टीज जो हैं वो स्पिंडाज नहीं हैं एक दूसरे की। करेक्ट आंसर होगा इसमें डी हमारे पास कि जो पार्टीज हैं वो स्पिंडा नहीं होंगी एक दूसरे की। ये जो है एग्जम्प्ट किया जा सकता है अगर दोनों में से जो दोनों पार्टीज के जो कस्टम्स जो हैं वो इसको परमिट करते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन 49 एक प्रोसीडिंग में जहाँ पे पार्टीशन जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो पिटीशन है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कोर्ट है वो नहीं पास कर सकता है। इंस्टेड एक डिक्री जो है जुडिशियल सेपरेशन की अगर ग्राउंड जो है वो सीक करने के लिए है डिवोर्स का दूसरी पार्टी से आफ्टर सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज। तो इसमें आ गया जब वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है किसी भी पर्सन के साथ अदर देन उसका स्पाउस। बी आ गया सीज हो गया हिंदू होने से कन्वर्ट करके जो है दूसरे रिलीजन में। सी आ गया सफ़र कर रहा है इनक्योरेबल लेप्रोसी से। डी आ गया इनक्योरेबल है इनक्योरेबिलिटी है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। तो इसमें आ गया भी हमारे पास कि वो सीज हो चुका है टू बी ए हिंदू कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन में। तो इस केस में जो है जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री पास नहीं हो सकती है इंस्टेड ऑफ डिवोर्स। क्वेश्चन 50 आ गया इसमें हमारे पास कि जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वो अपहेल्ड किया गया है कि वो वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किस केस में। ए आ गया टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया। बी आ गया हमारे पास हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह। सी आ गया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। डी आ गया बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी दैट इज बोथ बी एंड सी। हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह और सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार दोनों में ये जो चीज़ है अपहेल्ड की गई है। थर्ड पार्ट आ गया इसमें हमारे पास क्रिमिनल लॉ का पार्ट। इसमें आ गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जो पावर है ट्राई करने की कोई भी फॉरेस्ट ऑफेंस जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के साथ एक टर्म के लिए जो एक्सीड नहीं करेगा 6 मंथ्स वो वेस्ट किया गया है। ए आ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में। बी आ गया मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सी आ गया मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। डी आ गया मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। इसका करेक्ट आंसर है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास दैट इज JMIC जो है उसके पास पावर है ट्राई करने की कोई भी फॉरेस्ट ऑफेंस जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से जो एक्सीड नहीं करेगा 6 मंथ्स। क्वेश्चन 2 आ गया कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रावीन करता है कोई भी रूल अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो कॉन्ट्रावेंशन जिसके लिए कोई स्पेशल पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है वो पनिशेबल होगा। पहला आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड कर सकता है 1 मंथ या फिर फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 500 रुपीज़ या फिर दोनों। बी आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड कर सकता है 6 मंथ्स को और फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 500 रुपीज़ या फिर दोनों। सी आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड कर सकता है 1 ईयर और जो फाइन है वो एक्सटेंड कर सकता है 1000 रुपीज़। डी आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड करेगा 2 साल के लिए और फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 5000 रुपीज़ या फिर दोनों। आंसर आ गया इसमें ए हमारे पास कि इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड करेगा 1 मंथ और फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 500 रुपीज़ के लिए या फिर दोनों। ये जो है पर्सन जो कॉन्ट्रावीन करता है कोई भी रूल अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जिसके लिए कोई स्पेशल पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है। क्वेश्चन 3 आ गया इसमें हमारे पास कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो पास किया गया था यूनियन जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा। ए आ गया इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर जो कन्फर की गई है आर्टिकल 246 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके अंडर। फिर आ गया रिसीव करने के बाद एक रेजोल्यूशन जो पास किया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा अंडर आर्टिकल 247 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी आ गया रिसीव करके जो रेजोल्यूशंस हैं जो पास किए गए हैं स्टेट्स के द्वारा अंडर आर्टिकल 252 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डी आ गया ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस जो है एक प्रोक्लेमेशन का जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा जब उसने रिसीव किया एक रेजोल्यूशन जो पास किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा अंडर आर्टिकल 249 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फोर्थ आ गया जो कंट्रोल है सेंचुरीज का अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वो वेस्ट है किस में।
पहला आ गया स्टेट गवर्नमेंट, फिर आ गया द स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सी आ गया द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, डी आ गया जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। आंसर है इसमें हमारे पास डी कि जो सेंचुरीज का कंट्रोल है वो वेस्ट किया गया है जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसके अंडर। फिर आ गया क्वेश्चन 5 हमारे पास कि जब कमेंसमेंट हो जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 का, एक जू जो है वो इस्टेब्लिश नहीं की जाएगी बिना ऑब्टेन करे प्रायर अप्रूवल किसका। ए आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, बी आ गया स्टेट गवर्नमेंट, सी आ गया द सेंट्रल जू अथॉरिटी, डी आ गया कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो इसमें हमें जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसका प्रायर अप्रूवल चाहिए जू को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए। क्वेश्चन 6 आ गया हमारे पास कि जो ऑफेंस है डिसऑनर जो है चेक का, इनसफिशिएंसी एटसेट्रा के लिए फंड्स की इन अकाउंट ऑफ ड्रॉयर वो पनिशेबल है। ए आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड कर सकता है 1 साल तक और फाइन जो एक्सटेंड करेगा जो अमाउंट है चेक की। बी आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड करेगा 2 साल और जो फाइन जो है एक्सटेंड करेगा जो अमाउंट है चेक की। सी आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड करेगा 6 मंथ्स को और फाइन जो एक्सटेंड करेगा 500 रुपीज़। या फिर डी आ गया इम्प्रिजनमेंट जो एक्सटेंड कर सकती है 5 ईयर्स के लिए और फाइन जो एक्सटेंड करेगा 5000 रुपीज़ के लिए। इसका आंसर है बी हमारे पास कि डिसऑनर और चेक या फिर जब चेक बाउंस के केसेस हैं उसकी इम्प्रिजनमेंट होती है टर्म के लिए जो एक्सटेंड करेगा 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन जो अमाउंट जो चेक में फिल की गई है वो जितनी अमाउंट का चेक है उतना आपको फाइन हो सकता है। क्वेश्चन 7 आ गया इसमें हमारे पास एक चेक जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है बिना विदाउट अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ ड्रॉन कि चेक प्रेजेंट किया जा सकता है विदाउट आई थिंक विद इन हो गया यहाँ पे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जब जिस डेट से वो ड्रॉ किया गया है। ए आ गया सिर्फ एक बार, बी आ गया 2 बार, सी आ गया 4 टाइम्स, डी आ गया कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स। तो डी आ गया हमारे पास कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है 6 महीने के अंदर अंदर उस डेट से जब वो ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन 8 आ गया इसमें हमारे पास अगर पर्सन जो कमिट कर रहा है एक ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वो एक कंपनी है तो जो फॉलोइंग है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो गिल्टी है ऑफेंस का। ए आ गया एक पर्सन जो एट द टाइम जब ऑफेंस कमिट किया गया था वो इंचार्ज था और रिस्पॉन्सिबल था कंडक्ट के लिए बिजनेस की जो कंपनी है एंड नॉट द कंपनी। तो बेसिकली वो पर्सन जो बिजनेस हैंडल कर रहा था वो रिस्पॉन्सिबल है और कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बी आ गया कंपनी उसके नाम पे रिस्पॉन्सिबल है। सी आ गया जो डायरेक्टर है कंपनी का जो नॉमिनेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो रिस्पॉन्सिबल है या गिल्टी है। डी आ गया एक पर्सन जो इंचार्ज है या रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के कंडक्ट के लिए कंपनी की एज वेल एज कंपनी, मतलब दोनों ही गिल्टी हैं। तो इसका आंसर होगा डी हमारे पास कि अगर किसी कंपनी की तरफ से चेक बाउंस का केस होता है तो वो पर्सन जो इंचार्ज है या रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के कंडक्ट के लिए कंपनी का, उसके अलावा उसके साथ के साथ कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर आ गया क्वेश्चन 9 हमारे पास एक कंप्लेंट अगेंस्ट जो ड्रॉअर है चेक्स का जो डिसऑनर किया गया है इनसफिशिएंसी फंड के लिए वो दिया जाना चाहिए। कंप्लेंट कितने जो टाइम पीरियड है कंप्लेंट का। ए आ गया विद इन 1 मंथ उस डेट से जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है अंडर क्लोज सी ऑफ प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बी आ गया 30 डेज के अंदर अंदर जब रिसीट होती है इंफॉर्मेशन बैंक से रिगार्डिंग जो रिटर्न है चेक का इज अनपेड। सी आ गया विद इन 15 डेज जब एक्सपायरेशन होता है नोटिस का जो सेंड किया गया है ड्रॉयर को जो चेक का ड्रॉयर है बाय द पे डिमांड करके जो पेमेंट है अमाउंट की। डी आ गया विद इन 6 मंथ्स उस डेट से जब चेक जो है वो ड्रॉ किया गया है। इसका आंसर है ए हमारे पास कि कंप्लेंट जो है चेक बाउंस की वो कब की जा सकती है 1 महीने के अंदर अंदर उस डेट से जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है अंडर क्लोज सी जो है प्रोवाइजो का सेक्शन 138 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। क्वेश्चन 10 आ गया हमारे पास कि प्ली बार्गेनिंग एक नया चैप्टर जो ऐड किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा वो कंटेन किया गया है। इसमें आ गया सेक्शन 265A to 265E
बी आ गया सेक्शन 265A to 265L, सी आ गया सेक्शन 265A to 265M, फिर डी आ गया 265A to 265N। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 265A to 265L जो है वो प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है वो हमारे पास उसमें जो है कंटेन किया गया है। क्वेश्चन 11 आ गया, क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है। ए आ गया वॉलंटरी एक्ट्स में, बी आ गया इनवॉलंटरी एक्ट्स में, सी आ गया इंटरनल एक्ट्स में, डी आ गया एक्सटर्नल एक्ट्स में। इसमें आ गया क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है ए वॉलंटरी एक्ट्स में। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 12 कि इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेड जो मैक्सिम है उसका मतलब है। ए आ गया मिस्टेक ऑफ लॉ, उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है। बी आ गया इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक एक्सक्यूज है। सी आ गया इग्नोरेंस जो लॉ है वो एक एक्सक्यूज नहीं है। डी आ गया नन ऑफ दीज। इसमें आ गया बी हमारे पास कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक एक्सक्यूज है। तो इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेड जो है इसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक एक्सक्यूज है। क्वेश्चन 13 आ गया कि जो मैक्सिम है नॉन कंपोज मेंटिस, इसका क्या मतलब है। ए आ गया चाइल्ड जो 10 इयर्स का है, बी आ गया नॉट कोऑपरेटिव, सी आ गया नॉट ऑफ साउंड माइंड, डी आ गया नन ऑफ दीज। आंसर है इसका हमारे पास सी, नॉन कंपोज मेंटिस का मतलब है नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। क्वेश्चन 14 आ गया, कितने टाइप्स की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हैं इंडियन पीनल कोड 1860 में। ए आ गया 3, बी आ गया 4, सी आ गया 5, डी आ गया 6। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 5। तो 5 टाइप्स की जो पनिशमेंट है वो प्रिस्क्राइब्ड है आईपीसी में। क्वेश्चन 15 आ गया, इसमें हमारे पास ए नोट नोइंग कि वेदर लोडेड है या नहीं है, वो पुल करता है ट्रिगर एक गन का जो पॉइंट किया गया है बी को। बी जो है उसकी डेथ हो जाती है। ए आ गया क्लेम कर सकता है प्रोटेक्शन सेक्शन 80 जो है आईपीसी का उसके अंडर। बी आ गया क्लेम नहीं कर सकता है प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। सी आ गया क्लेम कर सकता है प्रोटेक्शन अंडर 81 ऑफ आईपीसी। डी आ गया क्लेम नहीं कर सकता प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी। इसमें आ गया हमारे पास बी की क्लेम नहीं कर सकता है प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 80, दैट इज एक्सीडेंट की जो प्रोटेक्शन है वो जो है क्लेम नहीं कर सकता है। इसमें आ गया हमारे पास क्वेश्चन 16, ए एंड जेड जो है वो अग्री करते हैं कि वो फेंस करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट अम्यूजमेंट के लिए। ये अग्रीमेंट इम्प्लाई करता है कंसेंट जो है दोनों का कि वो सफ़र करेंगे कोई भी हार्म जो फेंसिंग के कोर्स में कॉज हो सकता है बिना किसी फाउल प्ले के। ए जबकि फेयर खेल रहा था वो हर्ट कर देता है जेड को और एज अ रिजल्ट जेड की डेथ हो जाती है। ए लाइबल होगा। ए आ गया फॉर कॉजिंग हर्ट टू जेड। बी आ गया फॉर मर्डर टू जेड बाय नेग्लिजेंस। सी आ गया कोई भी ऑफेंस नहीं। डी आ गया कल्पेबल होमिसाइड जो अमाउंट नहीं करेगा मर्डर को। इसका आंसर है हमारे पास सी, दैट इज नो ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कंसेंट है उसकी जो है प्रोटेक्शन आ जाती है। क्वेश्चन 17 आ गया, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो इंस्टिगेट करे सी को मर्डर के लिए कि वो जेड का मर्डर करे। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट करता है सी को जेड के मर्डर के लिए और सी जो है वो कमिट कर देता है ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस में बी के इंस्टिगेशन की। ए किस चीज़ के लिए लाइबल होगा। ए आ गया किसी भी ऑफेंस के लिए नहीं। बी आ गया अबेटमेंट के लिए और पनिशमेंट अंडर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी। सी आ गया टू बी पनिश्ड अंडर पनिशमेंट ऑफ मर्डर, मर्डर की पनिशमेंट के लिए। डी आ गया सेक्शन 336 जो आईपीसी। इसमें आ गया बी हमारे पास अबेटमेंट के लिए और पनिशमेंट के लिए अंडर 299 जो है आईपीसी का। क्वेश्चन 18 आ गया, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक अग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन एटलीस्ट 2 पर्सन्स। बी आ गया एटलीस्ट 5 पर्सन्स। सी आ गया एटलीस्ट 7 पर्सन्स। डी आ गया एटलीस्ट 3 पर्सन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटलीस्ट 2 पर्सन्स। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 पर्सन्स, एटलीस्ट 2 पर्सन्स के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन 19 आ गया, इनमें से कौन सा जो है वो एक ऑफेंस नहीं है स्टेट के अगेंस्ट आईपीसी के अंडर 1860। ए आ गया स्प्रेड करना इन्फेक्शन डिसीज का जो डेंजरस है लाइफ को। बी आ गया वेजिंग वॉर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। सी आ गया सेडिशन हमारे पास। डी आ गया असॉल्ट करना गवर्नर एक स्टेट को एक इंटेंट के साथ कि कंपेल की जाए एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी लॉफुल पावर। इसमें आ गया ए हमारे पास। तो स्टेट के अंडर क्या ऑफेंस नहीं है, स्प्रेड करना इन्फेक्शन एक डिसीज का जो डेंजरस है लाइफ को।
बाकी जो 3 हैं ये जो है जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हैं। क्वेश्चन 20 आ गया, एक असेंबली के लिए टू बी अनलॉफुल एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफाई जो किया गया है सेक्शन 140 ऑफ आईपीसी में, सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी में, सेक्शन 142 ऑफ आईपीसी में या सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी में। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, सेक्शन 141 जो है आईपीसी का वो डिफाइन करता है अनलॉफुल असेंबली में क्या कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। फिर आ गया क्वेश्चन 21 हमारे पास, राइटिंग का मतलब है यूज करना फोर्स या वायलेंस, असेंबली जो है 5 या मोर पर्सन्स की उनके द्वारा और बाय अ मेंबर देयर ऑफ जो प्रोसिक्यूशन में है कॉमन ऑब्जेक्ट जो है ऐसी असेंबली का एज पर। ए आ गया सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, बी आ गया 142 ऑफ आईपीसी, सी आ गया 146 ऑफ आईपीसी, डी आ गया 148 ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज सेक्शन 146 जो है आईपीसी का, ये जो है राइटिंग को डिफाइन करता है। इसमें आ गया हमारे पास क्वेश्चन 22 ए जो है, बीइंग एक ऑफिसर डायरेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा कि वो प्रॉपर्टी लेगा एग्जीक्यूशन में, सेटिस्फाई करने के लिए एक डिक्री जो प्रोनाउंस की गई है जेड की फेवर में कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, वो नोइंगली डिसोबे करता है जो डायरेक्शन है लॉ की, इस नॉलेज के साथ कि लाइकली कि ऐसा करने से जो है इंजरी कॉज हो सकती है जेड को। तो ए ने क्या ऑफेंस किया है वो किस में डिफाइंड है। ए आ गया सेक्शन 161 ऑफ आईपीसी, फिर आ गया 166 ऑफ आईपीसी, सी आ गया 167 ऑफ आईपीसी, डी आ गया 165 ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, सेक्शन 166 जो है आईपीसी का। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 23 कि ए जो है वो रिफ्यूज करता है आंसर करने से कोई भी क्वेश्चन जो रेलेवेंट है टू द सब्जेक्ट जो कंसर्न करता है पब्लिक सर्वेंट को, वो ऑथराइज्ड है इंक्वायर करने के लिए, ए लाइबल होगा कि वो पनिश किया जाए। ए आ गया अंडर सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी, बी आ गया 180 ऑफ आईपीसी, सी आ गया 181 ऑफ आईपीसी, डी आ गया 173 ऑफ आईपीसी। इसमें आ गया ए हमारे पास अंडर सेक्शन 179 जो है आईपीसी, तो ए जो है यहाँ पे लाइबल होगा। फिर आ गया क्वेश्चन 24, ए पुट करता है जूल्स एक बॉक्स में जो बिलोंग करते हैं जेड को, इस इंटेंशन के साथ कि वो मिल जाएं उसको उस बॉक्स में, और ये जो सर्कमस्टांस है ये कॉज कर सकता है जेड को कि उसको कन्विक्ट किया जा सकता है थेफ्ट का। ए ने कमिट किया है कौन सा ऑफेंस। ए आ गया फॉल्स एविडेंस देने का, बी आ गया फैब्रिकेट करना फॉल्स एविडेंस, सी आ गया थेफ्ट, डी आ गया कॉज करना डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, तो इसमें आ गया बी हमारे पास कि यहाँ पे जो है वो फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस। फिर आ गया क्वेश्चन 25, हु एवर कोई भी जो इंपोर्ट करता है इंडिया में और एक्सपोर्ट करता है यहाँ से कोई भी काउंटरफीट कॉइन जो उसको पता है कि वो काउंटरफीट इंडियन कॉइन है, वो पनिशेबल होगा। ए आ गया इम्प्रिजनमेंट लाइफ के लिए और लाइबल होगा फाइन के लिए अंडर सेक्शन 238 ऑफ आईपीसी। बी आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म जो एक्सटेंड कर सकता है 3 इयर्स अंडर सेक्शन 237 ऑफ आईपीसी। सी आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड करेगा 5 इयर्स के लिए और लाइबल होगा अंडर सेक्शन 239 ऑफ आईपीसी। डी आ गया फाइन ओनली। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास कि इम्प्रिजनमेंट लाइफ के लिए और लाइबल होगा फाइन को अंडर सेक्शन 238 जो है आईपीसी का। क्वेश्चन 26 आ गया, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन जो है इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर, वो जो है ए आ गया क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बी आ गया प्रिजम्पशन है लॉ के अंडर, सी आ गया क्वेश्चन है फैक्ट का, डी आ गया मिक्स क्वेश्चन है फैक्ट और लॉ का। इसमें आ गया सी हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है ऑफेंस ऑफ मर्डर में, वो हमारे पास एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन 27 आ गया, सेक्शन 303 जो है आईपीसी 1860 का, वो डिक्लेयर किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में। ए आ गया मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, बी आ गया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, सी आ गया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, डी आ गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में जो सेक्शन 303 है उसको डिक्लेयर किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्वेश्चन 28 आ गया, ए जो है विद इंटेंशन टू किल बी उसको पॉइजन हलवा देता है खाने के लिए। ए जो है वो थोड़ा सा खाता है और बाकी जो है फेंक देता है।
जिसको एक चाइल्ड जो है वो पिक करता है और उसको खा लेता है और जो चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाती है पॉइजनिंग से, ए जो है वो किसका गिल्टी होगा? पहला आ गया वो गिल्टी होगा होमिसाइड का, बी आ गया गिल्टी कोई भी ऑफेंस नहीं किया है उसने, सी आ गया गिल्टी होगा मर्डर ऑफ चाइल्ड का, डी आ गया गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड का। इसका करेक्ट आंसर है ए जो है वो गिल्टी होगा मर्डर जो है चाइल्ड का वो उसके लिए। क्वेश्चन 29 आ गया, सेक्शन 304B जो है आईपीसी 1860 का वो डिस्क्राइब करता है ऑफेंस जो है। ए आ गया कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, बी आ गया कॉजिंग डेथ विद कंसेंट, सी आ गया कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, डी आ गया डाउरी डेथ। इसका आंसर है हमारे पास डी डाउरी डेथ। तो 304B जो है उसमें डाउरी डेथ को डिफाइन किया है। क्वेश्चन 30 जो है उसमें आगे जो ऑफेंस है ग्रीवियस हर्ट का वो डिफाइन किया गया है। ए आ गया 320 ऑफ आईपीसी, बी आ गया 321 ऑफ आईपीसी, सी आ गया 322 ऑफ आईपीसी, डी आ गया 336 ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी, उसमें ग्रीवियस हर्ट को जो है डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन 31 आ गया, ए कॉज करता है जेड को कि वो जाए एक वॉल्ड स्पेस में और लॉक कर दे जेड को। जेड जो है उसको प्रिवेंट कर दिया जाएगा प्रोसीड करने से किसी भी डायरेक्शन में बियॉन्ड एक सर्कमस्क्राइबिंग लाइन ऑफ वॉल, मतलब इसके बाहर। ए ने कमिट किया है ऑफेंस जो डिस्क्राइब किया गया है किसमें? तो इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी, बी आ गया 340 ऑफ आईपीसी, फिर सी आ गया 341 ऑफ आईपीसी, डी आ गया इसमें 342 ऑफ आईपीसी। इसमें आ गया बी हमारे पास सेक्शन 340 जो है आईपीसी। तो इसमें बेसिकली हमारे पास रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस है जो हमारे पास 340 में डिफाइंड है। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 32 कि जो एक्ट है यूज करने का फोर्स बाय वन पर्सन टू अनदर, उसको डिस्क्राइब किया गया है किस सेक्शन में? इसमें आ गया 349 ऑफ आईपीसी, बी आ गया 350 ऑफ आईपीसी, सी आ गया 351 ऑफ आईपीसी, डी आ गया 362 ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 349 ऑफ आईपीसी। फिर आ गया क्वेश्चन 33, जो सेक्शन कौन सा सेक्शन जो है आईपीसी 1860 का डिस्क्राइब करता है जो ऑफेंस है? ए आ गया यूज करना क्रिमिनल फोर्स किसी भी वुमेन को, इंटेंट जो है वहाँ पे वो है आउटरीच करना उसकी मोडेस्टी। बी आ गया क्रिमिनल फोर्स यूज करना अटेम्प्ट करने के लिए, कमिट करने के लिए थेफ्ट। सी आ गया किडनैप करने के लिए लॉफुल गार्डियनशिप से। डी आ गया किडनैप करने के लिए इंडिया से। इसमें आ गया हमारे पास यूजिंग क्रिमिनल फोर्स ऑफ अ वुमेन टू अ वुमेन इंटेंडिंग टू आउटरेज हर मोडेस्टी। यहाँ पे हमने जो है सेक्शन नंबर नहीं लिखा है, ये 354 होगा जहाँ पे आउटरेज ऑफ मोडेस्टी की बात की गई है। फिर आ गया सेक्शन क्वेश्चन 34 हमारे पास कि यहाँ पे ए जो है ऑब्टेन करता है प्रॉपर्टी जेड से ये बोल के कि योर चाइल्ड जो है वो हमारे गैंग के हाथ में है और उसको जो है हम डेथ कॉज कर देंगे उसकी जब तक तुम सेंड नहीं करते हो। अगर तुम नहीं सेंड करते हो 10 लाख रुपीस। ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? ए आ गया रॉबरी, बी आ गया थेफ्ट, सी आ गया एक्सटॉर्शन, डी आ गया डकैती। इसका आंसर आ गया सी हमारे पास। यहाँ पे जो है एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट हुआ है। क्वेश्चन 35 आ गया कि जो ऑफेंस है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का वो डिस्क्राइब किया गया है। ए आ गया 405 ऑफ आईपीसी, बी आ गया 406 ऑफ आईपीसी, सी आ गया 378 ऑफ आईपीसी, डी आ गया 379 ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज 405 ऑफ आईपीसी जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। क्वेश्चन 36 आ गया जो कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का वो एक्सटेंड करता है। ए आ गया होल ऑफ इंडिया, बी आ गया होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सी आ गया होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, डी आ गया होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ सिक्किम। तो इसका अब करेक्ट आंसर होगा हमारे पास द होल ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। क्वेश्चन 37 आ गया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस का बेलेबल और नॉन बेलेबल में वो दिया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा अंडर फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, सेक्शन 320 या फिर आ गया सेक्शन 482। इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन दी गई है। फिर आगे इसमें हमारे पास क्वेश्चन 38, एक नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास अथॉरिटी है। क्या क्या अथॉरिटी है? ए आ गया इन्वेस्टिगेट करने की और इवन अरेस्ट करने की अक्यूज को बिना वारंट के।
बी आ गया इन्वेस्टिगेट करने की ऑफेंस में, लेकिन अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अक्यूज्ड को बिना वारंट के। सी आ गया नीदर इन्वेस्टिगेट करना बिना जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, ना ही अरेस्ट करना अक्यूज्ड को बिना मजिस्ट्रेट के। डी आ गया अरेस्ट करना अक्यूज्ड को बिना वारंट के, लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं करना बिना जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी, दैट इज ना ही इन्वेस्टिगेट करना बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के, ना ही अरेस्ट करना अक्यूज्ड को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के। तो कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसमें है जो है अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन बिना ऑर्डर्स के होती है मजिस्ट्रेट के, नॉन कॉग्निजेबल में ऑपोजिट होता है। क्वेश्चन 39 आ गया हमारे पास कि जो ऑफेंसेस अदर देन दोज जो मेंशन्ड है 320 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में वो क्या है। ए आ गया कंपाउंडेबल है कोर्ट की परमिशन के साथ, बी आ गया कंपाउंडेबल है कोर्ट ऑफ सेशन से, सी आ गया कंपाउंडेबल है हाई कोर्ट के द्वारा, डी आ गया नॉट कंपाउंडेबल। तो इसमें आ गया डी हमारे पास कि नॉट कंपाउंडेबल, जो 320 के अलावा ऑफेंसेस हैं वो कंपाउंडेबल नहीं होंगे। क्वेश्चन 40 आ गया, ये मैंडेटरी है प्रोड्यूस करना पर्सन को जो अरेस्ट किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स अरेस्ट के अंडर। फर्स्ट आ गया सेक्शन 56 ऑफ सीआरपीसी, बी आ गया सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, सी आ गया 58 ऑफ सीआरपीसी, डी आ गया 59 ऑफ सीआरपीसी। इसमें आ गया बी हमारे पास सेक्शन 57 जो है सीआरपीसी, इसके अंडर जो है मैंडेटरी है प्रोड्यूस करना पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंडर। फिर आ गया क्वेश्चन 41 हमारे पास कि कौन सा फॉलोइंग जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा अंडर सेक्शन 92 सीआरपीसी का ऑर्डर करने के लिए पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटीज को डिलीवर करने के लिए डॉक्यूमेंट या थिंग। ए आ गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बी आ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी आ गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डी आ गया नन ऑफ दीज। इसमें आ गया ए हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 92 के अंदर कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो ऑर्डर कर सके पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटीज को कि वो डिलीवर कर सके कोई भी डॉक्यूमेंट या थिंग। फिर आ गया क्वेश्चन 42, एक डेक्लेरेशन जो है फॉर फीचर का अंडर 95 जो है सीआरपीसी का वो सेटिसाइड किया जा सकता है बाय। ए आ गया मजिस्ट्रेट इशू करता है जब सर्च वारंट, बी आ गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सी आ गया कोर्ट ऑफ सेशन, डी आ गया हाई कोर्ट। तो इसमें आ गया हमारे पास डी हाई कोर्ट। तो जो डेक्लेरेशन है फॉर फीचर का अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी वो सेट असाइड किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। फिर आ गया क्वेश्चन 43 हमारे पास कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एक मजिस्ट्रेट जो है उसके पास पावर है ग्रांट करने की इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस जो है प्रोसीडिंग्स के। बी आ गया कोई पावर नहीं है ग्रांट करने की इंटरिम मेंटेनेंस और ना ही एक्सपेंसेस जो है प्रोसीडिंग्स के। सी आ गया है पावर ग्रांट करने की इंटरिम जो मेंटेनेंस, लेकिन कोई पावर नहीं है ग्रांट करने की एक्सपेंसेस जो है प्रोसीडिंग्स के। डी आ गया कोई पावर नहीं है ग्रांट करने की इंटरिम मेंटेनेंस, लेकिन पावर है ग्रांट करने की एक्सपेंसेस जो है प्रोसीडिंग्स के। इसका आंसर है ए हमारे पास कि 125 जो है सीआरपीसी का जो मेंटेनेंस की बात करता है वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकता है इंटरिम मेंटेनेंस और जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के। फिर आ गया क्वेश्चन 44 हमारे पास, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ द कंप्लेंट विद द पुलिस ऑफिसर, जब कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट जो है उसका मर्जर हो जाता है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ट्रायल में वो होगा। ए आ गया जो प्रोसीजर है कंप्लेंट केस का, बी आ गया जो प्रोसीजर है केस का जो इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट में, सी आ गया जो प्रोसीजर है दोनों का एज पर जो कन्वीनियंस है ड्यूरिंग द ट्रायल, डी आ गया जो प्रोसीजर है जो डायरेक्ट किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसमें आ गया बी हमारे पास की जो प्रोसीजर है केस का जो इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट पे। फिर आ गया क्वेश्चन 45, जुरिस्डिक्शन जो है ग्रांट करने के लिए बेल का अंडर 438 जो है सेक्शन 438 जो है सीआरपीसी का वो वेस्ट करता है। ए आ गया कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, बी आ गया कोर्ट ऑफ सेशंस ओनली, सी आ गया हाई कोर्ट ओनली, डी आ गया कोर्ट ऑफ सेशन एंड द हाई कोर्ट एंड नॉट इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो जुरिस्डिक्शन है बेल ग्रांट करने की 438 जो है सीआरपीसी का वो वेस्ट करता है हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन में और हाई कोर्ट में, ना कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। ये हमारे पास एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है, तो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट जो है वो डील करते हैं, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट डील नहीं करता है एंटिसिपेटरी बेल से। क्वेश्चन 46 आ गया, अंडर सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी जो पीरियड है लिमिटेशन का किसी भी ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल है एक टर्म के लिए जो एक्सीड नहीं कर रहा है 1 ईयर, वो है 6 मंथ्स, बी आ गया 1 ईयर, सी आ गया 2 ईयर्स, डी आ गया 3 ईयर्स।
इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज 1 ईयर। क्वेश्चन 47 आ गया 308 जो है सीआरपीसी का, एक अकॉम्प्लिस जो कंप्लाई नहीं करता है कंडीशंस जो है पार्डन की, उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और ट्राई किया जा सकता है सेपरेटली ऑफेंस के लिए कि उसने फॉल्स एविडेंस दिए हैं, बट विद द सैंक्शन ऑफ, किसका सैंक्शन चाहिए? ए आ गया चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, बी आ गया हाई कोर्ट, सी आ गया सेशन कोर्ट, डी आ गया स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का सैंक्शन चाहिए अकॉम्प्लिस को जो है ट्राई करने के लिए, जो फॉल्स एविडेंस के लिए। 48 आ गया हमारे पास, जो टर्म है व्हीकल, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के पर्पस के लिए वो इंक्लूड नहीं करता है। ए आ गया अ कार्ट, बी आ गया ट्रॉली, सी आ गया ट्रेलर आई थिंक यहाँ पे ट्रैक्टर होगा, डी आ गया बाइसिकल हमारे पास। तो इसमें आ गया हमारे पास बाइसिकल, यहाँ पे ट्रैक्टर होगा, कि जो बाइसिकल है वो इंक्लूडेड नहीं है व्हीकल के डेफिनेशन में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर। फिर आ गया क्वेश्चन 49 की जो सेक्शन 35 है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, वो एम्पावर नहीं करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करे या प्रोहिबिट करे किसी भी फॉरेस्ट या वेस्टलैंड को। ए आ गया जो ब्रेकिंग अप है या क्लियरिंग है लैंड के जो कल्टीवेशन की, बी आ गया जो पेस्टरिंग है कैटल की, सी आ गया फायरिंग है या क्लियरेंस है वेजिटेशन की, डी आ गया जो एंट्री है नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी हमारे पास की, जो एंट्री है नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स की। क्वेश्चन 50 आ गया हमारे पास कि जो हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है पेनल्टीज कॉन्ट्रवीन अगर कोई करता है रूल्स को, जो रेगुलेट करता है जो ट्रांजिट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। ए आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड कर सकती है 6 मंथ्स को, या फिर फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 500 रुपीज़ या दोनों। बी आ गया इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स के लिए और फाइन जो है 5000 के लिए। सी आ गया इम्प्रिजनमेंट जो है 1 ईयर के लिए और फाइन जो है हमारे पास 2000 रुपीज़। फिर आ गया इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स के लिए और फाइन आ गया 1000 रुपीज़। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड कर सकती है 6 मंथ्स और फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 500 रुपीज़ या फिर दोनों। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास सेकंड लेक्चर है जो एचपी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसको लेके। इसके अलावा भी जो 2023 तक जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है उससे पहले हम कवर करें। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही कवर करना था। थैंक यू।